हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज हम विलियन अध्याय का सबसे आखिरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम कहेंगे वॉन हाफ अणु संख्या गुणधर्म। तो वॉन हाफ अणु संख्या गुणधर्म, वॉन हाफ ने वैसे तो 4 नियम दिए थे, है ना। पर उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी कि अणु संख्या गुणधर्म के लिए एक और नियम बनाने की। ऐसा क्या रीज़न था या फिर ऐसी क्या त्रुटियां हो गई कि जिसकी वजह से वॉन हाफ ने एक और नियम दिया और उन चारों नियम की त्रुटियों को दूर किया। तो आज हम पहले जानते हैं कि इनमें प्रॉब्लम कहाँ पर स्टार्ट हुई थी। तो वॉन हाफ के नियम के बेसिक पॉइंट पे चलते हैं। तो वॉन हाफ ने क्या दिया था? वॉन हाफ ने जो नियम दिया था वो अवाष्पशील ठोस पदार्थ के लिए दिया था। मतलब उन्होंने ये कहा था कि क्या होगा कि अगर हमारा कोई ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ अवाष्पशील ठोस, अवाष्पशील मतलब कि वो कोई भी वाष्पन की प्रक्रिया नहीं करता है, ऐसे ठोस को अगर मिला दिया जाए तो वैसे विलयन में क्या क्या कमी आ सकती है, उनके वाष्प दाब में क्या कमी होगी, या फिर उनके क्वथनांक में किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा, या हिमांक में कैसा प्रभाव पड़ेगा, या पराशरण की प्रक्रिया में क्या प्रभाव पड़ेगी। तो वॉन हाफ ने अवाष्पशील ठोस पदार्थ का उपयोग करते हुए उन्होंने 4 नियम दिए, जो कि आपको मालूम है कि वाष्प दाब में अवनमन, है ना, क्वथनांक में उन्नयन, है ना, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब के बारे में। तो ये 4 नियम आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लास में। लेकिन जब वॉन हाफ को ये पता चला कि ये नियम बन तो गए हैं लेकिन इस नियम में त्रुटि आ रही है, क्यों त्रुटि आ रही है ये भी जानते हैं। पहले देखो इन्होंने क्या किया था, विलय को अवाष्पशील ठोस पदार्थ में लिया था जो वाष्पन की प्रक्रिया नहीं करता है। विलायक को उन्होंने द्रव्य में लिया था जो वाष्पन की प्रक्रिया आसानी से करते हैं। इन दोनों के मिश्रण को जब उन्होंने मिलाया तो ये नॉन वॉटाइल सॉल्यूशन बनाया। मैंने बताया तो नॉन वॉटाइल सॉल्यूशन में नॉन वॉटाइल का मतलब होता है अवाष्पशील पदार्थ। कोई भी एक भाग विलयन में क्या होगा, नॉन वॉटाइल है, ठीक है। तो उन्होंने इसी के दौरान 4 नियम बनाए थे जो आप पढ़ चुके हो। रिलेटिव लोअर वेपर प्रेशरिंग मतलब वाष्प दाब में अवनमन, बॉइलिंग पॉइंट में उन्नयन, है ना, मतलब क्वथनांक में उन्नयन, फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक और परासरण मतलब कि ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट पढ़े, लेकिन गड़बड़ क्या हो रही थी अब जानते हैं कि उन्होंने अणु संख्या गुणधर्म का नियम क्यों दिया। दिक्कत क्या थी इसे उदाहरण सहित समझते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे स्टार्ट हुई। कि सपोज मान लो कि मैंने कोई विलय पदार्थ लिया, मतलब वॉन हाफ ने विलय पदार्थ लिया था NaCl, ठीक है। आपको मालूम है ये लवण है और ये क्या है, नॉन वॉटाइल है, मतलब कि ये वाष्पन की प्रक्रिया क्या करता है, नहीं करता है, ठीक है। तो नॉन वॉटाइल है। अब जाहिर सी बात है, जब भी आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, 9वीं 10वीं से पढ़ते आ रहे हो, जब हम लवण को मतलब कि NaCl को ऐसे अगर आप ये उदासीन में है, अभी आप टच करोगे तो आपको क्या करंट लगती है, झटका लगता है, नहीं लगता। लेकिन इनमें विद्युत का प्रवाह कब होगा, जब हम इसे विलयन बनाएंगे, मतलब कि हम इसे क्या करेंगे, एक ऐसे विलायक में घोलेंगे, है ना। विलायक में हमने घोल दिया NaCl और ये हो गया जल, ठीक है। जल में NaCl के जब जितनी भी मात्रा है ना, अब यहाँ सामने कुछ नहीं है तो मतलब हम मान लेते हैं 1 मोल की मात्रा को जब हमने जल में विलय किया, है ना, घोल दिया, तो घोलने के बाद ये लवण क्या हुआ, ये टूट गया आयन में, Na+Cl- टूटेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई भी लवण अपनी जलीय अवस्था में क्या होते हैं, वियोजन की क्रिया करते हैं। कौन सी क्रिया करेंगे, वियोजन, मतलब कि टूटने की प्रक्रिया करते हैं, डिकम्पोज होते हैं। क्लियर हो रहा है। तो अलग अलग आयन में टूट गए। अब देखो यहाँ पे सामने कुछ नहीं था, मतलब कुछ नहीं, मतलब मैंने 1 मोल के लवण को लिया और जल में मिला दिया। जल में ये लवण पृथक पृथक आयन में वियोजित हो गए, टूट गए। क्लियर हो रहा है। तो अलग अलग आयन अलग अलग मोल के होंगे, मतलब इसके सामने कुछ नहीं, तो ये सोडियम भी कितने मोल का है, 1 मोल का है। क्लोरीन भी कितने मोल का हो गया, 1 मोल का हो गया। अब मैं इन दोनों को अगर जोड़ूं तो आपको कितना मोल दिखाई दे रहा है, 2 मोल दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ पे देखो, जब आपने विलय पदार्थ लिया था तो वो 1 मोल का लिया था, जब वो बिखर गए तो अलग अलग मोल के उसमें दिखाई दे रहे हैं विलयन में। और वॉन हाफ ने क्या बोला था
कि कोई भी विलयन जो नॉन वार्टाइल सॉल्यूट मतलब अवाष्पशील विलय पदार्थों को जब मिलाते हैं, है ना, तो उनके अणु संख्या मतलब कि उनके मोलों की संख्या पर निर्भर करेगा उसका दाब, उसका परासरण दाब, उसका क्वथनांक और हिमांक। यही चीज़ पहले पढ़ते आ रहे हो। कोई भी विलय पदार्थ जितना ज़्यादा अधिक होगा जितना ज़्यादा अधिक मात्रा हम इसमें डालेंगे उतनी ही ज़्यादा हमको इन चारों नियम में परिवर्तन दिखाई देते जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने 1 मोल समझ कर डाला, क्या 1 मोल हमको मिला बाद में? नहीं, हमको बढ़ गया, 2 मोल हो गया। तो ये चीज़ को करेक्ट करने के लिए उन्होंने अणु संख्या गुणधर्म का एक और लास्ट नियम दिया जिसे वांट हाफ नियम या वांट हाफ अणु संख्या गुणधर्म के नाम से जाना गया। ठीक है, एक और एग्जांपल इसे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आपने 2 मोल के 2CH3COOH लिया, ठीक है, मेथिल एसीटेट। ठीक है, आपने ये 2 मोल के लिए कितने मोल के लिए हैं? सामने 2 है तो 2 मोल्स के। अब जब इसे आप पानी में एक विलायक में आप डालते हो जल, और ये भी आपका CH3COOH, तो जल में जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो हाइड्रोजन क्या करेंगे, पार्टिकल्स इनके साथ एक बंध बना लेंगे। तो ये 2 की मात्रा में, 2 मोल की मात्रा में, अब ये क्या होगा, ये 2 मोल की मात्रा में यहाँ पे एक अलग अलग संख्या है ना, अलग अलग नंबर पे। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में जल के हाइड्रोजन से जुड़ जाएंगे और ये एक हो जाएंगे। अब यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन बंद हो गया और ये जुड़ गए और ये अब 1 मोल के हो गए क्योंकि ये एक कंबाइंड है ना, ये एक क्या हो गए, संयुक्त अणु बन गए। अब यहाँ पे क्या थे, अलग अलग अणु थे। अगर मैं इसे तोड़ के लिखूँ तो इस तरीके से लिख सकती हूँ, CH3COOH, है ना, CH3COOH, ये अलग अलग है, 1 मोल के 1 मोल के, यहाँ पे 2 मोल के टोटल हमने ले रहे हैं। जब जल में मिलाया तो इनके बीच में एक बंध का निर्माण हो गया जो जल से हाइड्रोजन के कारण बना। अब ये क्या हो गए, ये संयुक्त अणु हो गए, तो ये 1 ही मोल के बन गए। अब यहाँ पे देखो, जब हमने विलयन बनाने में इसे 2 मोल का उपयोग किया और जब बन गया विलयन तो वहाँ पे 1 मोल के गुणधर्म दिखा रहा है, अणु संख्या क्या, तो यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है। जितना हमने डाला उतना दिखाना चाहिए। फिर क्वथनांक में गड़बड़ी होगी, हिमांक में गड़बड़ी होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि वो चारों नियम किस पे निर्भर करता है, मोलों की संख्या पे, मोललता पे निर्भर करता है, मतलब मोललता पे, है ना। जितना ज़्यादा विलय पदार्थ मतलब X2 की मोललता मतलब मोलों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे उन चारों नियम में भी प्रभाव देखने को मिलेगा, है ना। तो हम जो डाल रहे हैं, अब यहाँ पे जो बन रहा है वो गड़बड़ हो रहा है, तो हम जो आंसर निकालेंगे वो गलत हो सकता है। तो इसीलिए वांट हाफ ने एक नियम को प्रतिपादित किया और उन्होंने उसका नाम रखा वांट हाफ अणु संख्या गुणधर्म का। तो वांट हाफ अणु संख्या गुणधर्म कैसे वर्क करता है ये देख लो। इस नियम को पढ़ते हैं। यदि विलय को विलायक में घोलने पर उसका आयनन, ये आयनन है, उसका आयनन या सगुणन, ठीक है, आयनन मतलब वियोजन होना, मतलब NaCl है वो टूट गया और अलग अलग आयन में बिखर गए, तो उनके सबके अलग अलग मोल्स हो गए, एक मोल उसका, 1 मोल क्लोरीन का, 1 मोल सोडियम का, ऐसा। और या सगुणन, सगुणन मतलब संयोजन होना, है ना, संयोजन होता है। तो विलयन में कणों की संख्या मतलब मोलों की संख्या में क्रमशः वृद्धि या कमी हो जाती है, ठीक है। विलयन में क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या पे वृद्धि या कमी हो जाएगी, जो विलय पदार्थ के मोलों की संख्या है। इसके परिणाम स्वरूप अणु संख्या गुणधर्म में परिवर्तन भी हो सकता है, जिससे 4 जो नियम है आपने पढ़े हैं उनमें गड़बड़ी होगी। तो वांट हाफ गुणांक अनुसार, है ना, प्रतिपादित नियम द्वारा विलय के आयनन की मात्रा या सगुणन की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। तो ये सूत्र आई के द्वारा प्रदर्शित किया। इस सूत्र के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एकदम परफेक्ट मात्रा हम ज्ञात कर सकते हैं।
ठीक है। अब आपने NaCl मिला तो दिया और विलयन बन गया, लेकिन इस सूत्र को लगाने के बाद आपको सही मात्रा में उसके मोलों की संख्या उस विलयन में पता चल जाएगी। प्रेक्षित अणु संख्या गुण। प्रेक्षित अणु संख्या गुण मतलब जैसे मान लो NaCl को मैंने जब जल में मिलाया तो वो N+ और Cl- में टूट गया, 2 आयनन हो गया, मतलब NaCl का आयनन हुआ, है ना, वियोजन हुआ। तो प्रेक्षित अणु संख्या गुण मतलब होता है, यहाँ पे देखो ये 1 मोल का बन गया, ये 1 मोल, जब आयनन हुआ ये वाला भाग प्रेक्षित हुआ। और हम सैद्धांतिक क्या पढ़े हैं, शुरू से क्या पढ़ते आ रहे हैं कि अणु संख्या जो होता है, जो हम डाल रहे हैं सैद्धांतिक, है ना, हमने 1 मोल का डाला, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेक्षित क्या हो रहा है, 2 मोल के दिखा रहे हैं, है ना। यहाँ पे हमने 1 मोल का सैद्धांतिक नियम के अनुसार डाला, जल में 1 मोल मैंने NaCl लिया, लेकिन प्रेक्षित क्या दिखा रहा है, प्रेक्षित विलयन बनने के बाद ये 1 और 1 2 मोल का दिखा रहा है, दोनों 1-1 मोल के हो रहे हैं। तो अब I बराबर क्या लिखोगे, प्रेक्षित क्या है 2 मोल्स और सैद्धांतिक क्या है 1 मोल, दोनों को कट करने पे आपको कितना आ रहा है, I बराबर 2, है ना। मतलब टोटल मोलों की संख्या कितनी आ रही है विलयन में NaCl की 2। तो यही है अणु संख्या गुणधर्म, और ये आपको न्यूमेरिकल में बहुत पूछता है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल में इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसको समझना है, ठीक है। इसी नियम को थोड़ा मैं सरल शब्दों में लिखी हूँ। I संयोजन वियोजन के पश्चात अणु संख्या, मतलब संयोजन और वियोजन कुछ भी हो रहा है उसके पश्चात जो अणु संख्या दिखा रहा है वो, जैसे कि मैंने बताया था एक और उदाहरण CH3COOH का, मैंने 2 मोल लिया और ये जल में मिलाने पे ये 1 मोल बन गया, है ना, क्योंकि दोनों के बीच में हाइड्रोजन बंध बन गया, है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे संयोजन हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 अणु थे जो आपस में जुड़ गए, तो संयोजन की प्रक्रिया कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, संयोजन या वियोजन, या तो संयोजन हो रहा है, जैसे NaCl में क्या हो रहा था, वियोजन हो रहा था, है ना, तो उसका आपको अभी मैंने बताया, इसमें संयोजन हो रहा है, तो संयोजन या वियोजन के पश्चात अणु संख्या गुणधर्म जो आया है, तो यहाँ पे 1 मोल हो रहा है, यहाँ पे 2 मोल हो रहा है, वियोजन के पश्चात क्या हो रहा है 1 मोल, तो I बराबर मैं क्या लिखूंगी, CH3COH का 1 मोल। और संयोजन वियोजन के पश्चात मतलब पहले, है ना, अणु संख्या गुणधर्म क्या होगा, पहले अणु संख्या गुणधर्म क्या था 2, अब इसका काटने पे पॉइंट में आएगा आंसर, ठीक है। तो यही चीज जितना उसका नंबर आया वो क्या कहलाएगा, विलयन में अवाष्पशील विलय पदार्थ की उपस्थिति को बताएगा। यही वांट हाफ नियम ने दिया था, क्लियर हो रहा है। अब वांट हाफ नियम ने एक चीज और क्लियर किया था कि अगर I का मान 1 से ज़्यादा आता है, ठीक है, अगर I का जो कुल मोलों की संख्या का जो मान आप निकालते हो वो 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो प्रक्रिया कहलाएगी वियोजन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वियोजन, याद रखना। अगर I की मात्रा 1 से कम आती है तो संयोजन की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। और अगर I का न ज़्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है, बराबर है ना, तो ये स्थिरांक है, मतलब कि स्थिर है, ये एक क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे काम करेगा, ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो साम्य अवस्था पे ये काम करेगा जब वो बराबर है, जितना आपने डाला उतना ही आपको विलयन में मिल रहा है। अगर जितना आप डाल रहे हो वो 1 से ज़्यादा बढ़ जा रहा है, मतलब आप 1 मोल ले रहे हो वहाँ पे 3 मोल दिखा रहा है या 4 मोल दिखा रहा है, तो ये वियोजन हो गया। आप यहाँ पे 2 मोल ले रहे हो या 4 मोल ले रहे हो और संयोजन पे 1 मोल दिखा रहा है, तो ये आपका संयोजन हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब उन्होंने जो 4 नियम दिए थे, पहला कौन सा दिया था, है ना, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का, वाष्प दाब में अवनमन का, तो उसका जो सूत्र था डेल P अपॉन डेल P01 इज इक्वल x2, विलय पदार्थ के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब, है ना, के व्युत्क्रमण के समानुपाती होती है या बराबर होती है।
तो दूसरा उन्होंने क्या नियम दिया था क्वथनांक के लिए, बॉइलिंग पॉइंट के लिए, बीपी में हम बॉइलिंग पॉइंट के लिए दिया था टी डेल टी बी इज इक्वल के बी एम, मतलब एम मोलरता पे और ये क्या है स्थिरांक है, ठीक है। सेकेंड आता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए डेल टी एफ इज इक्वल के एफ एम, और लास्ट आपका जो नियम था वो ऑस्मोसिस के लिए था, CRT, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 नियम पहले पढ़ चुके हो। इन चारों नियम में वान हाफ ने एक बस जोड़ते गए, यहाँ सब का आई से गुणा कर दिया गया, तो ये आई से गुणा करने पे ये बन गया वान हाफ अणु संख्या गुणधर्म का नियम। क्लियर हो रहा है ये? आई से गुणा करने पे अब क्या है, जैसा आप बाकी को निकालोगे इजीली निकालोगे, आई से गुणा करने पे आपको क्या हो जाएगा एकदम परफेक्ट, है ना। परफेक्ट क्या पता चल जाएगा, विलय पदार्थों के मोलों की संख्या पता चल जाएगी। अब एग्जांपल जैसे इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 NaCl, ठीक है, वियोजित हो रहे हैं और Na+ Cl- में हो रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे वियोजित हो रहे हैं, एक का वियोजन हुआ, दूसरे का भी वियोजन इसी तरीके से होगा। तो अगर मैं देखूँ 1 1 1 1, तो टोटल हमको कितने मोल मिल रहे हैं यहाँ पे 4 मोल्स, यहाँ पे कितने हो रहे हैं 2 मोल्स। तो वियोजन या संयोजन के पश्चात जो हुआ 4 और पहले जो हुआ 2 बराबर आई, काटने पे आपको 2, तो टोटल ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बस सामने और वियोजित होने वाली संख्या को ध्यान में देते हुए चलना है। तो इससे रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि आपको सूत्र लिख देगा, सामने के मोलों को आपको देखना है और पहले आपको पश्चात वाले को लिखना है, फिर आपको सैद्धांतिक लिखना है, उसके बाद आपको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो टोटल मोलों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे ये टॉपिक टोटल ख़त्म होता है। विलियन से रिलेटेड जितने टॉपिक मैंने पढ़ा है वो सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आपको सभी को अच्छे से रीड करना है, अच्छे से समझना है, चाहे वो RLVP का है। सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखना कि आपको एक तो आइडल गैस, आदर्श गैस, राउल्ट के नियम को नहीं भूलना है, हेनरी के नियम को नहीं भूलना है, और लास्ट आपका वान हाफ ने जो ये 4 नियम दिए हैं, इस 4 नियम पे आपको बहुत सारा रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट में ये जो टॉपिक है वान हाफ के नियम, वो ज़्यादा तो नहीं पूछे जाते, सिर्फ 1 नंबर के इसी में पूछे जाएंगे, तो ये आपको निकालने ईजिली आना चाहिए। मैंने पूरे थ्योरी बता दिए, चाहती तो मैं भी आपको सिर्फ सूत्र बता के सॉल्व करवा देती, लेकिन थ्योरी कभी नहीं पूछा जाता, इतना याद रखना। आपको सिर्फ यही पूछा जाएगा, पर आपको पूरा बेसिक मालूम होना चाहिए कि वान हाफ क्या कहना चाह रहे थे, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? अगर फिर भी क्लियर नहीं होगा तो आप कई बार मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो, या डाउट पूछ सकते हो कि मैम यहाँ पे ये क्यों नहीं मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, या मोल में क्यों परिवर्तन हो रहा है। तो रीज़न आपने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है ना। 9वीं 10वीं में भी आपने पढ़ा है रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, जिसमें 6 अभिक्रियाएं होती हैं, संयोजन, वियोजन, है ना, उदासीनीकरण, है ना, ऑक्सीकरण, रिडक्शन, मतलब है ना अपचयन, मतलब अनाक्सीकरण या अपचयन की प्रक्रिया। तो जितने भी आपके जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उन अभिक्रियाओं के कारण ही आपका विलयन बनेगा, और कहीं ना कहीं संयोजन या वियोजन होना ही है, जिसकी वजह से मोलों की संख्या पे प्रभाव पड़ती है, और उन मोलों की संख्या पे अगर प्रभाव पड़ा तो आपके ये 4 नियम पे प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से वान हाफ ने बड़े परेशानी से सोचा कि अरे भाई, अगर मैं जो डाल रहा हूँ वो विलयन में उतनी ही मात्रा में नहीं दिखेगा तो मेरा ये पूरा रूल ख़राब हो गया। तो उन्होंने सिर्फ एक रूल निकाला और सभी रूल को फिर सही कर दिया। तो इनकी यहाँ पे भी कोई लिमिटेशन नहीं दिखाई दी सीमाएं, और इनमें भी सीमाएं
हुई नहीं। तो इसीलिए वान हाफ नियम को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है नॉन वर्टाइल सॉल्यूट वाले मतलब टॉपिक के लिए, क्योंकि एक यही साइंटिस्ट थे जिन्होंने विलय पदार्थ को ठोस में लिया और जो विलायक था आपका द्रव में लिया और उन्होंने काम किया। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो रहा है आपको। बस इसी तरीके के एग्जाम्पल्स आएंगे, आपको बस समझना है कि आयन में टूट रहा है कि यहाँ पे ये एक जैसे बन जा रहे हैं। ठीक है, तो गुड लक बच्चों, इससे रिलेटेड आखिरी ये नोट्स बनाओ और इम्पॉर्टेंट ये सारे टॉपिक हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में मैं आपको न्यूमेरिकल एक एक क्वेश्चन करते हुए टिक कराते चलूँगी। इसी से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, और नहीं ऐसा ही दे देगा आपको न्यूमेरिकल निकालना है, ये तो न्यूमेरिकल हुआ। ठीक है, ईजी लगता है, बुक के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो बहुत टफ लगेगा वही न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, है ना। जितने भी नियम पढ़े हैं उसी के बेस पे आपको न्यूमेरिकल करते हुए चलना है। ठीक है, जो नहीं बनेगा आप मुझे पूछेंगे। अब हम अगले अध्याय में अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक के चैप्टर, जो होंगे कार्बनिक रसायन के, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने फिजिकल के 2 पढ़ चुके हैं और कार्बनिक के अब हमें स्टार्ट करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कार्बनिक का पढ़ेंगे, तो उसकी बेसिक चीज़ों को पहले स्टार्ट करेंगे, फिर जानेंगे कि कार्बनिक रसायन के कितने इम्पोर्टेंट्स हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक को आप कैसे फाइंड आउट करते हो। गुड लक बच्चों।